मैकियावेली मानव स्वभाव को सभी सामाजिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का आधार मानते हैं। मतलब कि जो भी हमारे सामाजिक प्रक्रिया है, जो भी हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है, उसका आधार क्या है? मानव स्वभाव। उसने व्यक्ति के स्वभाव को समाज में ही सही और गलत के लिए जिम्मेदार ठहराया। मतलब कि जब कुछ चीज सही या गलत होगी तो वो कैसे पता चलेगा? किसी के स्वभाव से, किसी के कार्य से। ठीक है, तो व्यक्ति के स्वभाव को उन्होंने सही और गलत ठहराया। चलो, तो प्रिंस में 17वें अध्याय में उन्होंने मानव के स्वभाव के लिए कुछ वर्णन किया है। ये देखिए आप, कृतज्ञ बोला है, कृतज्ञ, चंचल, चंचल कहा है, व्यक्ति चंचल है, झूठा है, कायर है और लोभी है। क्या है? लोभी। तो व्यक्ति कृतज्ञ है, चंचल है, झूठा है, कायर है, सेल्फिश है। ऐसा मानव का स्वभाव मैकियावेली ने व्याख्या किया है। मैकियावेली ने, जब आपको सफलता मिलती है तो पूर्ण रूप से आपके बन के रहेंगे। जब तक आपको सफलता मिलेगी वो आपके रहेंगे। जब तक आप उनके लिए काम करते रहेंगे वो अपना जीवन, अपना रक्त, संपत्ति, बच्चा सब आपके लिए कुर्बान कर देंगे, बलिदान कर देंगे। लेकिन जैसे उनका काम हो जाएगा आपसे, तो वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विरुद्ध। ठीक है, और वो तब तक किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। ठीक है, जैसे उनका स्वार्थ सिद्धि खत्म हो जाएगा वैसे वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आपके विरुद्ध हो जाएंगे। तो व्यक्ति के स्वभाव को और अच्छे से डिटेल से बताते हैं कि वो कैसे ईर्ष्या है उसमें। ठीक है, वो महत्वाकांक्षी भी है लेकिन उसमें ईर्ष्या भी है। अपने व्यवहार में प्रेम भय, अपने व्यवहार में प्रेम भय, धन उपार्जन की प्रवृत्ति से प्रचालित होता है। मनुष्य में प्रेम भी है, भय भी है, धन का लालच भी है। और इसी धन के लालच के बारे में मैकियावेली ने लिखा है। मैकियावेली बताते हैं कि मनुष्य संपत्ति से कितना अधिक प्रेम करता है वो ऐसे जान सकते हैं हम। कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को वो आजीवन भर नहीं भूलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने, मैकियावेली ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को वो कभी नहीं भूलेगा। तो मानव स्वभाव कैसा है? उन्होंने बताया कि मानव स्वभाव बड़ा ही दुष्ट है, धोखेबाज है। ठीक है, दुष्ट है और धोखेबाज है। ये देखिए, और सरकार को ऐसे दुष्टों को संभालने के लिए, ऐसे लोगों को संभालने के लिए क्या होना पड़ेगा? निरंकुश और अत्यधिक शक्तिशाली। क्योंकि वो ऐसे लोगों को ना प्यार से नहीं संभाल सकता। ऐसे लोगों के लिए उन्हें पावर चाहिए और पावर निरंकुश होने से आएगी। उन्होंने शासक को बताया, द प्रिंस में उन्होंने बताया शासक के बारे में कि शासक को अपनी ताकत कैसी रखनी चाहिए? लोमड़ी और शेर। तो शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाक। ठीक है, सुझाव बनने का सुझाव दिया कि प्रिंस को शेर और लोमड़ी दोनों ही बनना चाहिए, दोनों के गुण होने चाहिए। ठीक है, शासन कला में वो क्या बताते हैं कि राजा को ऐसा नहीं है जैसे प्लेटो कहते हैं कि वर्च्यू होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, एक फिलोसफर किंग होगा जो नैतिक होगा, अच्छे सही ढंग का मतलब सही और गलत की पहचान होगी। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि राजा में, शासक में वो गुण है, होने चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा धोखेबाजी, छल और कपटी, कनिंग बोला उन्होंने, राजा शासक को कनिंग, ये सब होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण में कर सके। शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में शासक को शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। ठीक है, जैसे वो बताते हैं कि शेर जैसे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है तो जंगल का राजा कहलाता है, उसी प्रकार राज्य के भीतर शासक को शेर होना चाहिए। ठीक है, शेर की तरह होना चाहिए। लोमड़ी की तरह उन्हें गुण होने चाहिए, मतलब कि परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को बदल सके। ठीक है, मैकियावेली का मानना था कि नागरिक की एक सेना होनी चाहिए राज्य की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? क्योंकि वो कहते हैं राज्य की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्य की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? नागरिकों की एक सेना होनी चाहिए जो विवाद और युद्ध में राज्य की रक्षा करेगा। ठीक है, और आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने बताया है कि नागरिक सेना होनी चाहिए और ये सेना भाड़े की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपनी सेना, राज्य की, नागरिक की सेना होनी चाहिए।
मैकियावेली बताते हैं कि राज्य के नागरिकों में माननीय सद्गुण हो, वहां पर लोकतांत्रिक ठीक है। मतलब कि लोकतांत्रिक कहाँ ठीक है? लोकतांत्रिक वहां ठीक है जहां पर मानव में सद्गुण हो। क्या हो? सद्गुण। लेकिन जहां पर मानव में सद्गुण का अभाव है, क्या है? सद्गुण का अभाव है, वहां पर तो भाई निरंकुश राजतंत्र ही ठीक है। ठीक है। और वो इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को उपयुक्त मानते हैं। द प्रिंस में उन्होंने बताया है कि शासन का कार्य प्रजा को इस ढंग से नियंत्रित करना है, मतलब प्रजा को इस तरह कंट्रोल करना है कि कोई तुम्हें हानि ना पहुंचा पाए। ठीक है, कोई भी किसी को हानि ना पहुंचा पाए और ऐसा कोई कारण भी ना हो कि वो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहे। ठीक है। जहां व्यक्ति का चरित्र भ्रष्ट होगा वहां पर राजतंत्र होगा, और इटली के लिए उन्होंने ये राजतंत्र उपयुक्त बताया है, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है। तो प्रजा का कार्य इस तरह से, प्रजा को इस तरह से कंट्रोल रखना है कि कोई भी एक दूसरे को हानि ना पहुंचाए, और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रिंस की होगी, शासक की होगी। डिस्कोर्सेज में क्या लिखा है? डिस्कोर्सेज में बताते हैं कि मैकियावेली नए इसके अंतर्गत शासन चलाने हेतु लोकतंत्र का समर्थन किया है। तो डिस्कोर्सेज में उन्होंने कहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का चरित्र जो होता है सबसे अच्छा होता है, सबसे सही होता है। ठीक है। क्या होता है? सबसे अच्छा होता है और सबसे सही होता है। तो वो बताते हैं कि शासन द्वारा चलाया जा सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, वहीं पर शासन, लोकतांत्रिक व्यवस्था से वहीं पर शासन चलाया जा सकता है जहां पर लोग सद्गुण होंगे, लोगों में गुण होगा, और रोमन साम्राज्य को वो इसके लिए बेस्ट मानते हैं। ठीक है। और उन्होंने राजनीति का उद्देश्य मजबूत शासन व्यवस्था स्थापना करना बताया है कि राजनीति का पॉलिटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? एक मजबूत शासन व्यवस्था को बनाना, स्थापित करना। ठीक है। जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे पर आती है, वही नैतिक आदर्शों को छोड़कर, परे रखकर मतलब छोड़कर, एम क्या होगा? राष्ट्रहित हो जाएगा। ठीक है। मतलब मैकियावेली बड़े ही रियलिस्टिक है। वो कहते हैं कि भाई राष्ट्रहित के नाम पर किसी भी चीज को वो अनदेखा कर सकते हैं। ठीक है। दो बुक है इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, दूसरा है प्रिंस। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में उन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया है, प्रिंस में उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है। देखिए, प्रिंस में राजतंत्र, डिस्कोर्सेज में गणतंत्र। सभ्य व्यक्तियों के लिए डिस्कोर्सेज में, ठीक है, यहाँ पर प्रिंस में बोला है राजतंत्र भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए। रोमन साम्राज्य के लिए उपयुक्त, यहाँ पर इटली के लिए उपयुक्त। ठीक है। शासन का ये आदर्श रूप है, अच्छा रूप है, ये यहाँ पर व्यवहारिक, रियल है, रियलिस्टिक है। तो नैतिकता और धर्म पर क्या विचार है मैकियावेली के? चलिए देखते हैं। मैकियावेली ऐसे प्रथम विचारक थे जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। राजनीति को क्या कर दिया? नैतिकता से और धर्म से अलग। ठीक है। राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, तो साधन सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। ठीक है। राजा का क्या काम है? राजा का काम है राज्य की सुरक्षा। ठीक है। और अगर वो ऐसा काम करता है, ठीक है, अगर वो ऐसा काम करता है तो वो आदरणीय है और उसकी प्रशंसा होगी। ठीक है। इसके लिए उसको जरूरी नहीं है कि नैतिकता हो, अच्छा हो, इसके लिए उसको कैसा भी, मतलब कनिंग, स्मार्ट, चालाक, ठीक है, ऐसा होना चाहिए राजा को। मैकियावेली के अनुसार राजा को ऊपर से दयालु होना चाहिए, मतलब कि वो दिखावा करेगा, मतलब दिखावा नहीं, मतलब वो दयालु होगा, वो दयालु होगा। ठीक है। विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए, मतलब मैकियावेली ये बताना चाहते हैं कि वो ढोंग कर सकता है दयालु होने का, अच्छा होने का, धार्मिक होने का, सच्चा होने का, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी उसे तब वो निर्दयी हो जाएगा। ठीक है। विश्वासघाती हो जाएगा और अधार्मिक भी हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि व्यक्ति जैसा है ठीक है, ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी शासक को अपने देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, तो वो निर्दयी, विश्वासघाती, अधार्मिक सब हो जाएगा और उसको कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि ये
राष्ट्र के लिए सही होगा। ठीक है, तो वे राजा को नैतिक और अनैतिक सभी साधन अपनाने का परामर्श देते हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि राजा को नैतिक भी होना चाहिए, अनैतिक भी होना चाहिए, और वो दोनों हो सकता है। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए। उसकी दृष्टि में राज्य में धर्म का महत्व, धर्म सबके जीवन का आधार है। धर्म का महत्व, धर्म सबके जीवन का आधार है। व्यक्ति अनेक बार राज्य के कानूनों का उल्लंघन कर देते हैं, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उसका पालन करते हैं। मतलब राज्य के नियमों को उल्लंघन करके लोग जो हैं वो धर्म और धार्मिक नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, उसको ईश्वर का आदेश मानकर पालन करते हैं। मैकियावेली धर्म का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। मैकियावेली इटली को फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की तरह एक शक्तिशाली, हाँ, इटली को वो एक यूनिफाइड, एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते थे। ठीक है, और उसके मार्ग में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी धर्म, मतलब धार्मिक संस्थान जैसे कि चर्च, पॉप की सत्ता। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर जो शक्ति का जो संचालन था वो धर्म के नाम पर चर्च के हाथ में थी, तो वो उसी से परेशान थे, उसी से दुखी थे। वो कहते थे कि ये ठीक नहीं है एक अच्छे राष्ट्र के लिए, और ये धर्म के नाम पर बस लोगों को मजाक उड़ाते हैं। लोगों का मजाक नहीं, मतलब लोगों के साथ, मतलब ये अपनी वर्चस्वता दिखाते हैं और समाज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वह इटली के पतन या कमजोर स्थिति के लिए जनता, राजा, उच्च वर्ग को नहीं मानता, बल्कि धर्म या चर्च को मानता है। तो वो इटली का पतन, वो कहते हैं इटली, क्योंकि इटली का खंडन हो रहा था, कोई भी राजा वहां पर टिक नहीं रहा था, सभी राजाओं को बार बार उनकी शक्ति से हट जाते थे या फिर उनको पदासीन होना पड़ता था। कोई भी राजा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता था इटली में। तो वो जनता, राजा, उच्च वर्ग को नहीं दोष देते थे, उसका जो सबसे बड़ा दोष है वो धर्म या चर्च को मानते थे। ठीक है, तभी उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स को धर्म से अलग, और जो पावर है वो चर्च के हाथ में, पोप के हाथ में नहीं, वो राजा के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग कर दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी। उन्हें धर्म को मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो चाहते हैं कि राज्य का धर्म के साथ कोई संबंध ना हो, तो राज्य बस राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य बस राज्य की सुरक्षा पर ध्यान दे। तो इसलिए उन्हें प्रथम आधुनिक विचारक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया और रियल सत्ता, संघर्ष, शक्ति और मतलब इंटरनेशनल लेवल पर या फिर आसपास के देशों में तुलना की जाए तो कैसे लोग सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पावर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। चलिए, तो आशा करती हूँ आपको मैकियावेली के ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ये समझ में आए होंगे। मैकियावेली के बारे में हम जानेंगे कि वो बहुत ही बड़े पॉलिटिकल रियलिज्म के फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। पावर को उन्होंने कंट्रोल किया है। ठीक है, पावर को कंट्रोल करके शासक को, राजा को कैसा होना चाहिए बताया है। लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप के बारे में बताया है कि राजा को कैसे लीड करना चाहिए। ह्यूमन नेचर, मानव के व्यवहार के, मानव के स्वभाव को पढ़ा है, अच्छे से जाना है। उनको बहुत सारे फिलोसफर ने फॉलो किया, जैसे माओ, लेनिन आदि ने इनको फॉलो किया है। ठीक है, इफेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा, इनके जो विचार हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। आज के दौर में भी इनकी जो पुस्तक थी द प्रिंस, बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा 100 लैंग्वेज से ज़्यादा ये ट्रांसलेटेड हुई है प्रिंस। मोरालिटी को अलग कर दिया पॉलिटिक्स से। ठीक है, परंपरा के जगह पे इन्होंने शक्ति, राजनीति, आधुनिकता का परिचय दिया। पुनर्जागरण काल में इन्होंने अपना इम्पोर्टेंस दिखाया, मतलब पिछड़ी परंपरावादी विचारधारा को छोड़कर आधुनिकता को उन्होंने अपनाया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे, प्लेराइट थे, नाटककार थे, पोएट थे, फिलोसफर थे। पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही रुझान था, पुस्तक लिखी इन्होंने, राइटर थे, स्किल डिप्लोमेट थे, नेगोशिएटर थे, किसी को भी बातों में उलझा लेते थे।
बहुत अच्छे से इन्होंने अपना पद संभाला। इटली में इन्होंने 14 वर्ष तक सिविल सर्वेंट के रूप में काम किया है। वाइन पीना बहुत पसंद था इन्हें। ऐसा माना जाता है कि इनका एक फैक्ट है कि इन्हें वाइन पीना बहुत पसंद था। ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको ये मैकियावेली के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैकियावेली के जो बचे हुए सिद्धांत हैं उस पे हम वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्द। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और पॉलिटिकल स्टडीज से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।